सभी का स्वागत है। टेस्ट नंबर 8 के 70 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आज टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 71 यहाँ पे शासकों का नाम दिया गया है और वो किस वंश से संबंधित है उस संबंध में लिखा गया, और हमें बताना है कि इनमें से कितने युग जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो पहला है महेंद्रपाल। ये प्रतिहार वंश के शासक थे, ये बात बिल्कुल सही है। भोज, ये पाल वंश से संबंधित नहीं थे, ये भी प्रतिहार वंश से ही संबंधित थे। ठीक है, तो ये गलत होगा। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट, ये बात बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। ध्रुव परमार, नहीं, ये परमार वंश से संबंधित न होकर के ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सही हैं और 2 गलत हैं, तो हमें बताना था कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो 2 युग्म सही सुमेलित हैं और वो है पहला और ये तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये जो है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये है नैनीताल, बी। थोड़ा सी और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना जो है उत्तराखंड के एरीज नामक संस्था जो नैनीताल में स्थित है, देवस्थल नामक जगह पर जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब एरीज क्या है? एरीज है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं ना कहीं। ये उत्तराखंड के नैनीताल के देवस्थल नामक जगह पर इस इंटरनेशनल टेलीस्कोप मिरर टेलीस्कोप को, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन से पशु का अंकन नहीं किया गया है? देखिए, हाथी का भी अंकन है, सांड का भी मिलता है, बाघ का भी मिलता है, घोड़ा का अंकन जो है नहीं मिलता है। तो नहीं, सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है कि अंकन नहीं किया गया है, तो घोड़ा का भी मिलता है, बाघ लिखा गया है, जबकि सिंह का अंकन किया गया है, ना कि बाघ का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा, इसका अंकन जो है सारनाथ स्तंभ पर नहीं किया गया है। सांची का जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर जो है हंसों का अंकन किया गया है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। ये अशोक स्तंभों के शीर्षों पर बनी आकृतियों का एक प्रतीकात्मक अर्थ है जो तत्कालीन भारतीय संस्कृति की परंपराओं से प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत काव्य किरातार्जुनीयम के लेखक थे जिसमें किराट या पहाड़ पर रहने वाले शिकारी के भेष में अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? ये जो है भारवी, किरातार्जुनीयम की रचना जो है भारवी के द्वारा की गई थी। ये 6वीं शताब्दी के एक संस्कृत काव्य किरातार्जुनीयम के लेखक थे जिसमें किरात या पहाड़ पर रहने वाले शिकारी के वेश में अर्जुन और भगवान शिव के बीच जो युद्ध किया गया था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो भास लिखा गया है ये मध्यम व्ययोग और दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, बालचरित, चारुदत्त सहित 13 नाटकों का इन्होंने रचना की हुई है। ठीक है, और भट्टी जो है ये रावण वध के लेखक थे जो राम की जीवन की कहानी को बताते हुए व्याकरण के नियमों को दर्शाते हैं। ठीक है, और दंडी जो हैं ये काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित के लेखक थे। ठीक, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन तो करते ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी वेब 3.0 की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये भी है, सर्वव्यापकता ये भी है, केंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण ना होकर के ये विकेंद्रीकरण अगर होता तो ये बात बिल्कुल जो है सही होती। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जो भी सर्वर के ऊपर जो भी सामग्री का संग्रहित किया जाएगा उसकी जानकारी जो है कई स्थानों पर संग्रहित करने के बाद उन्हें विकेंद्रीकृत किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये वेब 3.0 का एक सिद्धांत है जो 2.0 में कंप्यूटर जानकारी खोजने के लिए अद्वितीय जो वेब एड्रोन होते हैं उनके रूप में
जो है उनका उपयोग करते हैं, जो एक निश्चित स्थान पर आमतौर पर एक सर्वर 3.0 के साथ संग्रहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हमें बताना था कि नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर कुछ नृत्य परंपराएं दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए। हमें बताना है कि इनमें से कौन से राज्य जो हैं उनसे सही सुमेलित हैं। पगती वेशालू, पगती वेशालू ये तेलंगाना का एक नृत्य परंपरा है, ये बात बिल्कुल सही है। बूटी कोला ये भी कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है, ये भी सही है। थेयम ये तमिलनाडु में ना होकर के ये केरल में जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यक्षगानम ये भी केरल में ना होकर के ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो दो ही केवल सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है गलत हैं, यानी सही नहीं है। पहला है फरीदुद्दीन गज ए शंकर शकर के कुछ छंदों का उल्लेख सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, और दूसरा लिखा गया है इन निज़ामुद्दीन औलिया ने यौगिक श्वास अभ्यास को इतना अपनाया और अतः योगी उन्हें सिद्ध या परिपूर्ण कहने लगे थे। यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यहीं पर यह बात गलत हो जाती है। यहाँ पर जो लिखा गया है शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है के प्रमुख शिष्य थे कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जिन्हें महबूब इलाही बोला जाता था ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार और काकी जो है ये फरीदुद्दीन और गजे शकर इन मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे, न कि निज़ामुद्दीन औलिया के। अगर आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य न होकर के ये किसके शिष्य थे, ये मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, इसलिए तीसरा वाला गलत होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है। पहला है प्रोजेक्ट नेत्रा भारतीय उपग्रहों के अवशिष्ट और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा के संबंध में ये कथन बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ये जो भारतीय उपग्रह हैं उनके जो अवशिष्ट वहाँ पर रह जाते हैं उनसे होने वाले खतरों का पता लगाने के लिए जो है ये एक तरीके की चेतावनी प्रणाली है। ठीक है, इसे DRDO द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। नहीं, ये DRDO के द्वारा नहीं, ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके संबंध में विशेषताएं बताई गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ललित विस्तार, यहाँ पे लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, नहीं, ललित विस्तार जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जो संस्कृत बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो उसके संबंध में ये बात सही होती है, लेकिन ये गलत है। अंगुत्तर निकाय आजीविकों की आलोचना, ये बात बिल्कुल सही है। भगवती सूत्र ब्राह्मणवादी रचना, ये ब्राह्मणवादी रचना ना होकर के ये जैन ग्रंथ है, ये एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, थेरी गाथा, ये युवा भिक्षुओं के छंद, ये युवा ना होकर के ये बड़े जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे संबंधित एक ब्राह्मणवादी रचना है। तो गलत कौन कौन से हो गया, देखिए पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हुआ, अंगुत्तर निकाय ये सही था, और ये भगवती सूत्र ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 3 गलत हो गए। तो हमारे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी इसका इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 बातें यहाँ पे गलत हैं। पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। ठीक है, अब गलत क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग वीडियो एक बार पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80,
निम्न कथन समाचारों में देखा गया वज्र कवच, बताना है कि इनमें से कौन सा सही इसको जो है वर्णित करता है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन की गई एक उन्नत बुलेट प्रूफ जैकेट है। नहीं, ये गलत है। यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक कोविड-19 वैक्सीन है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये एक कीटाणु शोधन प्रक्रिया है जो कोरोना योद्धाओं को अपनी पीपीई और मास्क का पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अब पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही है, तो इसका सी ही ऑप्शन सही है, जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक DST के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो RBI द्वारा विनियमित नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये बिल्कुल RBI द्वारा रेगुलेट होती हैं। जो RBI के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। राज्य सहकारी बैंक ये भी होते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ये भी RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ये जो है RBI एक्ट 1949 के द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी जो है नाबार्ड को दिया गया है। ठीक है, ये नाबार्ड के अंतर्गत आता है। और नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो है जो छोटी छोटी उद्योग समितियां हैं, जो उद्योग हैं, और उनको जो है एक तरीके का फाइनेंस करने का, उनके डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को देखने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनता है वो हम अभी फ़िलहाल देखते हैं। हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, जो विनियमित नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं और उनके संबंधित लेखकों का नाम दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहला है मिताक्षरा जी मुतवाहन। नहीं, ये मिताक्षरा जो है ये हिंदू लॉ से संबंधित एक बहुत प्रमुख रचना है, जिसकी रचना विज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाता है। फतवा ए आलमगीरी या अकबर। नहीं, ये अकबर के द्वारा नहीं, ये इसकी रचना जो है फतवा ए आलमगीरी की रचना औरंगजेब के द्वारा की गई थी। औरंगजेब। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। सबक ए हिंदी खुसरो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। परशिष्ट परवन हेमचंद्र, ये भी बात सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, यानी 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। पहला है गुप्त काल में उपरिका और विषयपति प्रांतीय अधिकारी थे। गुप्त काल के संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य है। महादंड नायक गुप्त काल के दौरान मुख्य न्यायिक अधिकारी था। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो गुप्त काल के संबंध में ये दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता होगा। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उदार स्वभाव का व्यक्ति था वो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक तुर्की गुलाम था, जो मोहम्मद गोरी की सेना में उच्च पद पर आसीन था। 1206 ईस्वी में जो है ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके द्वारा विजित भारतीय राज्यों का नियंत्रण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया गया। ऐबक जो है उत्तरी भारत का जो पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। 85 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अस्थिरता के परिघटना परिलक्षित करती है, यानी प्रदर्शित करती है? ब्रह्मपुत्र तो नहीं है, सतलुज भी नहीं है, महानंदा भी नहीं है। कोसी के बारे में आप लोगों ने पता ही होगा कि बिहार में जो है इसको शोक बोला जाता है, बिहार का शोक। तो कोसी नदी है, ये जो है
अस्थिर रूप से प्रवाहित होती है, जब इसमें बड़ी मात्रा में जल एकत्रित होता है तो वो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ती जाती है, जिससे मानव को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। प्राचीन भारत के संबंध में पूछा गया सवाल है कि शासकों में से किस वंश के शासकों ने दक्षिणापथ उपाधि की धारण की थी। ये जो है सातवाहन जो है इन्होंने दक्षिणापथ पति की उपाधि धारण की थी। जो दक्षिणापथ पति का मतलब है दक्षिणापथ के भगवान। ठीक है, सातवाहन जो है ब्राह्मण वंश का दावा करते थे और वैदिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया करते थे। ये कृष्ण वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा किए करते थे, जैसा कि नागनिका की जो 1वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और इस राजवंश के जो संबंधित राजा थे उनका उल्लेख भी किया गया है। और उनकी विशेषता यह थी कि वे गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र जैसे मातृभाषाओं का उपयोग किया करते थे। हालांकि वे किसी भी अर्थ में मातृवंशी या मातृसत्तात्मक नहीं थे। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि सातवाहन जो थे ये उनकी जो सभ्यता थी वह ये मातृसत्तात्मक नहीं थी। ठीक है, और सातवाहनों को जो है इतिहास में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि के शाही अनुदान देने की प्रथा करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कर छूट से जुड़े लोग भी शामिल हुआ करते थे। तो ऑप्शन इसका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेल्फी का सबसे सटीक वर्णन करता है जिसे कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं, यह जो है अमेरिका के सिएटल के अनुसंधानकर्ता जो हैं रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ठीक है, तो डेल्फी क्या है, ये जो है एआई बेस्ड एक सिस्टम है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या किया जाता है कि इसके द्वारा नैतिक जो ढांचा होता है उसको बनाए जाने की आशा की जाती है, जिसे किसी भी ऑनलाइन सेवा, रोबोट या वाहन में स्थापित किया जा सके। इस तरह की तकनीक जो है आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रणालियों में समस्याओं को संबोधित करने में मदद कर सकती है, जैसे कि चेहरे की पहचान। ठीक है, और डिजिटल जो असिस्टेंट होते हैं उनको महिलाओं और रंग के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह जो दिखाते हैं उसके संबंध में भी ये मदद कर सकता है। इसके द्वारा जो फेसबुक है, ट्विटर है आदि जैसे सोशल नेटवर्क हैं उन पर नफरत फैलाने वाले लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी डेल्फी का उपयोग कर सकता है। उपयोगकर्ता बस अपने वेबसाइट पर बोर्ड से एक प्रश्न डालते हैं और उसकी प्रतिक्रिया उनको सामने दिखाई पड़ती है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी। इसका ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, रामप्पा मंदिर के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। बताना कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, पहला है इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये बात सही है। इसका नाम इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया, ये भी बात सही है। इसका निर्माण जो है वास्तुकला की त्रिकुटी शैली में किया गया था, ये भी सही है। भगवान राम इस मंदिर के प्रमुख देवता है, नहीं, ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो ये भगवान राम को नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, केवल डी गलत है। और मैं बताना है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। इसमें जो है जो इसकी नींव डाली गई है रामप्पा मंदिर की, इसमें जो है सैंडबॉक्स तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसमें फर्श जो है ग्रेनाइट पत्थरों से और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। मंदिर का जो निचला हिस्सा होता है लाल बोला पत्थर से निर्मित है, जबकि सफ़ेद गोपुरम को जो है हल्की ईंटों से बनाया गया है, जो कथित तौर पर पानी पर तैर सकती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए कि रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। और इसकी संरचना जो है काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में जो है गणपति देव के एक सेनापति रेचाराला रुद्र ने करवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 89 लिखा गया है, मध्यकालीन भारत में एक इतालवी यात्री द्वारा दिए गए कुछ विचार हैं, उसके संबंध में बताना है कि ये किसके संबंध में बातें कहेंगे। नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और उनके अधोभाग में घाटियों की परिशिष्ट करती हैं, जिससे उनका विस्तार बढ़ जाता है। अनुमान है कि इस
नगर में शस्त्र धारण करने के योग्य सब 90,000 सैनिक थे। इनका राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। देखिए 89 के संबंध में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद ही आप इसको पता लगा पाओगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर है देवराय फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग दिए गए हैं, बताने इनमें से कौन सा सही है। पहला है इसका उपयोग अधिक कुशल पर्यावरण सफाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल। इसका उपयोग मानव प्रणाली में अधिक कुशल दवा वितरण के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सशस्त्र बलों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बॉडी आर्मर का उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका उपयोग सौर ऊर्जा के अधिक कुशल प्रग्रहण के लिए भी किया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और भी बायोटेक्नोलॉजी के बेस्ड पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन पर जो भी सवाल बनता है और उनके अनुप्रयोग से संबंधित अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए, ये आप ध्यान रखिए कि जो भी अनुप्रयोग दिए जाते हैं वो मोस्टली सारे के सारे सही होते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ रहता है। तो आप गेस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर भी ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें उपयोग में लाई जा सकती है। तो इसके संबंध में अगर कोई भी अनुप्रयोग से संबंधित सवाल आते हैं तो आप उनको सारे के सारे जो भी अनुप्रयोग दे रहते हैं आप उनको सही माना करिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। जैन धर्म के संबंध में पूछा गया है। पहला है भगवती सूत्र में वर्धमान के माता पिता को जिन पार्श्वनाथ के अनुयायी बताया गया है। ये बात तो सही है, लेकिन ये भगवती सूत्र में नहीं, ये जो है आचरंग सूत्र में वर्णित है, ऐसा कहा गया है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाता है। वर्धमान को ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब अंतर्ज्ञान, ठीक है, तो ये बात तो सही है। 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ जो बनारस में रहते थे, नहीं, 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, ना कि नेमिनाथ। पार्श्वनाथ ये बनारस में रहते थे। और जो 22वें तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ। और 24वें तीर्थंकर का नाम आप सभी लोगों को पता है, महावीर स्वामी, ठीक है। और हमें बताना था यहाँ पे कि कौन सी बातें सही सुमेलित हैं, तो केवल दूसरा ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। और ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। प्रवाल के संबंध में पूछा गया। पहला लिखा गया प्रवाल और शैवाल में पारस्परिक संबंध होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए प्रवाल जो होते हैं ये जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप्स, ठीक है। इन पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं, इन्हें ही जो है जूजेनथेला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो सही है। कठोर प्रवाल गहरे और ठंडे पानी में रहते हैं, नहीं, ये बात गलत है। प्रवाल जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कठोर उथले पानी के प्रवाल उस प्रकार के होते हैं जो भित्तियों का निर्माण करते हैं, यानी जहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है आसानी से पहुँच पाती है। और जो सॉफ्ट प्रवाल होते हैं ये गहरे पानी के प्रवाल होते हैं जो गहरे ठंडे पानी में रहते हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम मात्रा में पहुँच पाती है, ठीक है। तो अब इस संबंध में बताना है कि कौन सी बात सही है। तो देखिए सही यहाँ पे हो जाएगा केवल पहला, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया बारोनेज और बारस्टार किससे संबंधित है? ये दो बाह्य जीन हैं, एलियन जीन हैं, जो नई अनुमोदित जीएम सरसों की विकसित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये बाकी सारी बातें जो है इसके संबंध में गलत है। अब देखिए जीएम सरसों क्या होती हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीएम सरसों जो होती है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स होती हैं उन्हें जीएम क्रॉप्स बोला जाता है। उन्हीं क्रॉप्स में से जीएम सरसों की रचना जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एक सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट यानी
CP, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इस विभाग के द्वारा जो है GM क्रॉप्स में GM सरसों का गठन का विकास किया गया है। ठीक है, इसको जो है संशोधन के रूप में अगर देखा जाए तो इनके बीज का उत्पादन करने का काम जिस विभाग के द्वारा किया जाता है, उन्होंने इसको जो है इसको उत्पादन के लिए मंजूरी मांगी थी, तो उसे दिया नहीं गया था। जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है में, ठीक है, तो उसके के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है, एक समिति है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बोला जाता है, GEAC। वही जो है इन फसलों के उत्पादन न करने से संबंधित मानदंड निर्धारित करता है और उनको ऑर्डर देता है। ठीक है, आदेश देता है। तो इसने इस पर जो है अभी तक कोई अपना प्रतिक्रिया न देते हुए अभी उसने इस पर बैन लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमने बता दिया, इसका सही ऑप्शन है, तो ये इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, एंटीसेप्टिक निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, जल निकासी प्रणाली और उपकरणों पर लागू होते हैं? नहीं, एंटीसेप्टिक उन पर यूज होता है जो है जो जीवित ऊतक होते हैं, जो जीवित टिश्यूज होते हैं, और उन पर घाव लगने या कट जाने पर या अल्सर या रोगग्रस्त त्वचा की सतहों पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की जो है एंटीबायोटिक दवाओं की तरह इनको निगला नहीं जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीसेप्टिक डेटॉल, क्लोरिक्सिनॉल, टेप्रिनॉल, इनका जो है मिश्रण होता है, तो इसलिए तो बात गलत हो जाती है। कीटाणुनाशकों को जीवित ऊतकों जैसे घाव लगने या कट जाने या अल्सर रोग सतहों पर लगाया जाता है। ये कीटाणुनाशक नहीं, ये एंटीसेप्टिक की बात में ये बात सही है। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी एक दूसरे से ये एक्सचेंज कर दिए गए, यानी कीटाणुनाशक के संबंध में फर्श, जल प्रणाली उपकरणों पर लागू होते ये सही होता, और एंटीसेप्टिक के संबंध में ये जो बातें लिखी गई हैं, जीवित ऊतकों जैसे घाव लगने या कट जाने पर अल्सर या रोगग्रस्त त्वचा वाली सतहों पर उपयोग किया जाता है, ये बात सही होती है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, इसलिए बात दोनों गलत हो जाती है। यहाँ क्लोरहेक्सिडिन उपयोग एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों रूप में किया जाता है, ये बात सही है। तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, निपुण योजना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के श्रमिकों को लाभान्वित करने से संबंधित है? ये जो है जो निर्माण श्रमिक हैं उनके संबंध में ये बात सही है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य जो है 1 लाख से जो है अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और कौशलयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 96, निम्नलिखित किस शासक ने मध्यकालीन भारत में विख्यात फारसी चित्रकार अब्दुस समद और सैयद अली को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसके संबंध में जो है हुमायूं जो है अब्दुस समद और सैयद अली को संरक्षण प्रदान किया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, घटकर पारा उन नवरत्नों में से एक था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को विभूषित किया था। वह था एक मूर्तिकार और वास्तुकला में विशेषज्ञ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित से कौन से जीव मेमेलिया वर्ग से संबंधित नहीं है? मेमेलिया वर्ग वो वर्ग होता है जिनमें जो है दूध पिला करके जो अपने बच्चों को पोषित करते हैं। तो इस संबंध में सी काऊ सही है, सी लायन भी सही है, सी एलिफेंट भी सही है। यहाँ पर समुद्री घोड़ा जो है इस संबंध में मेमेलिया वर्ग से संबंधित नहीं है, इसलिए 98 का ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। कोर सेक्टर उद्योगों के संबंध में पूछा गया है और बताना है कि इनमें से कौन सी बातें जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन कहता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के भारांक में शामिल मदों के भारांक में इन उद्योगों की हिस्सेदारी 55% से अधिक है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है क्योंकि ये 40% है। ठीक है, कोर सेक्टर उद्योगों में कोयला उत्पादन का महत्व सर्वाधिक है। अब ये भी बात गलत है। अब ये बात गलत क्यों है? आप थोड़ा सा भी अगर आप
दिमाग लगाओगे, वेटेज के क्रम में जब आप देखोगे तो पहले नंबर पे आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसका महत्व सर्वाधिक होगा ना, न कि कोर सेक्टरों में कोयला उत्पादन का। ठीक है, कोयला तो किस नंबर पे आता है, कोयला चौथे नंबर पे आता है। पहले पे आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, दूसरे पे आता है बिजली, फिर स्टील, फिर आता है कोल। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा संकलित किया जाता है। ये बात भी सही है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे सही हैं। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये तीसरा वाला जो कथन दिया गया है, हाँ नहीं ठीक है, सही है। तो 3 बातें यहाँ पे सही हैं। नहीं, पहला वाला कथन यहाँ पे 55% है, इसलिए ये तो गलत है। तीसरा ही कथन केवल सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पहला लिखा गया है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान हिंदी साहित्य की शानदार कृतियों में से एक पद्मावत संकलित किया गया था। ये तो मोस्टली सबको ही पता होगा। ये पद्मावत किसके द्वारा रचना की गई है, मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के शासनकाल में हिंदी साहित्य पर एक बेहतरीन कार्यों में से एक पद्मावत को पूर्ण किया था। ये किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और ये किसके शासन में था, ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में था, जो एक सूफी साहित्य से संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पे जो है हमारा टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट होता है, और आगे के जो भी टेस्ट हैं वो आप लोगों को कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 5 दिन मान करके चलिए। उसके बाद आपको टेस्ट 9 जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, और इसकी PDF जो एक्सप्लेनेशन का PDF है, वीडियो अपलोड करने के 1 या 2 दिन के बाद, 1-2 दिन के अंदर में जो है आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसका जो क्वेश्चंस वाले PDF हैं और क्वेश्चंस के PDF आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। मैं उनके क्वेश्चंस की PDF को कमेंट में पिन कर दूंगा, जो है जा कर के आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पिन किए गए मैसेज को देख लीजिएगा, और वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।